नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 125 से जानेंगे। आर्टिकल 125 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के बारे में जो है बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस को कितनी सैलरी दी जाती है, तो 2,80,000 रुपये पर मंथ जो है दी जाती है। और अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख रुपये सैलरी पर मंथ दी जाती है भारत की संचित निधि से। आर्टिकल 126 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में जो है बात की गई है। यानी राष्ट्रपति द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर वरिष्ठ जज को जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है बनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे बनाया जाता है तो दोस्तों अब इनको जो है पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 125 अनुच्छेद 125 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों के बारे में जो है बताया गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट की यदि बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 6-7 अन्य जज होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की यदि बात की जाए मुख्य न्यायाधीश को जो है कितनी सैलरी दी जाती है, 2,80,000 रुपये पर मंथ पर माह जो है दी जाती है। और यदि बात की जाए दोस्तों अन्य मुख्य न्यायाधीश की, अन्य न्यायाधीश हैं, केवल अन्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट में एक तो सीजीआई होते हैं और 7 अन्य जज होते हैं। तो जो 7 अन्य जज होते हैं इनको जो है 2.5 लाख रुपये पर मंथ दी जाती है। कब दोस्तों? 2.5 लाख रुपये पर मंथ जो है इनको सैलरी दी जाती है। अब दोस्तों इनको जो है सैलरी दी जाती है कहाँ से दी जाती है? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। कहाँ से दोस्तों? भारत की संचित निधि से जो है इनको सैलरी दी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 126 के बारे में। अनुच्छेद 126 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 126 में किसके बारे में बात की गई? यानी सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 126 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो कार्यवाहक सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर या वरिष्ठ लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे सीनियर या वरिष्ठ जज को बनाया जाता है। तो दोस्तों इनके बारे में अभी समझेंगे अच्छे से। तो पहले जो है हम इनकी थ्योरी लिख लेते हैं बस। अब दोस्तों यहाँ पर जो है नोट लिख लेते हैं एक, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यानी जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तब जो है उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
अब इसके बाद दोस्तों, लेकिन जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला ने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं दोस्तों, जब राष्ट्रपति यानी जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, तब उपराष्ट्रपति बीबी गिरी वरा वेंकट गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। क्या किया दोस्तों? कार्य किया। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक नोट और लिख लेते हैं। तो ये नोट और लिख लेते हैं एक। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें लेकिन लिखेंगे, लेकिन जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये दोनों नोट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए इनको आप अच्छे से याद करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 की यदि बात करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की गई। तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। अब तदर्भ का कारण क्या है, यानी कारण या रीजन, जब सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति न हो यानी कोरम पूरा ना हो, तो इसके बारे में बात की गई है। और साथ ही मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है राष्ट्रपति की सलाह से जो है चुने जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से जो है न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो लिख लेते हैं दोस्तों, आर्टिकल 127। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में जो है बात की गई। अब तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति की यदि बात की जाए तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से करते हैं। मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कारण की, बात कर लेते हैं। कारण क्या है, किस कारण में जो है तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति न हो। जब सुप्रीम कोर्ट में
गणपूर्ति न हो, गणपूर्ति न हो या कोरम जो है पूरा ना हो, तो इसके बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इनकी हम एक बार अच्छे से इनको समझ लेते हैं और उसके बाद आर्टिकल 128 के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 7 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को जो है 2,80,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती है और अन्य न्यायाधीशों को जो 7 न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख रुपये प्रति माह जो है सैलरी दी जाती है। लेकिन ये सैलरी कहाँ से? भारत की संचित निधि के द्वारा इनको सैलरी दी जाती है। आर्टिकल 126 की यदि बात की जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात की गई है और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को बनाया जाता है। यानी यहाँ पे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश या सीजीआई होते हैं, किन्हीं परिस्थितियों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है या पद खाली होता है, तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ या सीनियर जज जो होते हैं अन्य न्यायाधीशों में, तो उनको जो है कार्यवाहक सीजीआई या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो उनको बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं। यानी जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तब जो है उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। कौन थे दोस्तों? बीबी गिरी थे। तो इन्होंने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किया था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। अब दोस्तों एक नोट और लिखेंगे, लेकिन जब, यानी जब बीबी गिरी ने जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है उपराष्ट्रपति पद से जो है त्याग पत्र दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो है, कौन थे इस समय मुख्य न्यायाधीश? एम हिदायतुल्ला थे। तो इन्होंने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे दोस्तों? कार्यवाहक राष्ट्रपति जो है बने थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 की यदि बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो है तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्भ का मतलब है यानी कारण, यानी जब सुप्रीम कोर्ट में जो है गणपूर्ति न हो, यानी जब सुप्रीम कोर्ट में जो है कार्य करने के लिए जो है कोरम की यानी सदस्यों की संख्या पूरी नहीं होती है, तब जो है तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है राष्ट्रपति की सलाह पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 की यदि बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। यानी मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य न्यायाधीशों की जो है क्या की जाती है? नियुक्ति जो है की जाती है। क्यों की जाती है? जब सुप्रीम कोर्ट में केस या मुकदमे बढ़ जाएं तो कार्य में वृद्धि होने पर जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इन सभी के बारे में अभी लिखेंगे। और साथ ही आर्टिकल 129 बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 129 में। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जितने अब तक जो है जितने भी फैसले या मुकदमे सुनाए हैं या फैसले किए हैं उन सभी की जो है एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है सुरक्षित रहती है। तो इसीलिए इसको अभिलेख न्यायालय कहा होगा, ये कहा गया आर्टिकल 129 में। आर्टिकल 130 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट का स्थान या बैठकें जो हैं कहाँ दिल्ली से अलग और कहाँ हो सकती हैं? श्रीनगर और हैदराबाद में जो हो सकती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इनको अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फिर आगे की चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों आर्टिकल 128। अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 की यदि बात की जाए तो इसमें यानी सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? तो इनके बारे में अभी समझेंगे। तो ये किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर। मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह पर, किसकी दोस्तों? राष्ट्रपति की सलाह पर जो है की जाती है।
अब दोस्तों किन कारणों में की जाती है, तो रीजन या कारण क्या है, तो किस कारण जो है की जाती है, जब सुप्रीम कोर्ट में केस या मुकदमे बढ़ जाएं, यानी कार्य में वृद्धि होने पर। जब सुप्रीम कोर्ट में केस या मुकदमे बढ़ जाएं, केस या मुकदमे बढ़ जाएं, क्या दोस्तों, मुकदमे बढ़ जाएं, क्या दोस्तों, मुकदमे जो है बढ़ जाएं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, यानी कार्य में वृद्धि होने पर। ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्य में वृद्धि होने पर, कार्य में जो है वृद्धि होने पर। अब दोस्तों ये तो आर्टिकल 128 था। अब आर्टिकल 129 के बारे में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आर्टिकल 129। अब ऐसा इसमें क्या है दोस्तों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो अभी देख लेते हैं इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। लिख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय जो है होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, सुरक्षित रहेगी। क्या, सुरक्षित जो है रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 130 की, यानी अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 की यदि बात की जाए, तो अनुच्छेद 130 में जो है किसके बारे में बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पे है, या सुप्रीम कोर्ट की बैठकें कहाँ पे होती है, दिल्ली में जो है होती हैं। लेकिन दिल्ली से अलग और कहीं भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। श्रीनगर और हैदराबाद में भी जो है हो सकती हैं। तो लिख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्थान या बैठकें, सुप्रीम कोर्ट का स्थान या बैठकें कहाँ पे होती हैं, दिल्ली में जो है होती हैं। कहाँ पे, दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के अलावा और कहीं भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। श्रीनगर में और हैदराबाद में। कहाँ पे दोस्तों, श्रीनगर में और हैदराबाद में। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, आर्टिकल 131 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 131 की यदि बात की जाए, तो अनुच्छेद 131 में जो है किसके बारे में बात की गई। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल क्षेत्र अधिकार के बारे में बात की गई है। और साथ ही दोस्तों, यानी जब केंद्र एवं राज्यों में मतभेद हो, और साथ ही दोस्तों जब राज्यों में आपस में मतभेद हो, तो ये दोनों मामले कहाँ पर जाएंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में। लिख लेते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के बारे में बात की गई है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो है कौन कौन से पॉइंट हैं, तो इनको लिख लेते हैं। जब केंद्र एवं राज्यों में मतभेद हो, जब केंद्र एवं राज्यों में मतभेद हो, क्या हो दोस्तों, मतभेद हो। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जब राज्यों में आपस में मतभेद हो, जब राज्यों में आपस में मतभेद हो, तो ये दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 132 के बारे में। अनुच्छेद 132 की यदि बात की जाए, तो अनुच्छेद 132 में जो है किसके बारे में बात की गई, इसमें कहा गया संवैधानिक मामलों में अपील,
यानी जब कोई संवैधानिक मामलों में अपील की बात की जाती है तो एक न्यायिक पीठ बैठाई जाती है जिसमें जो है 5 जज होते हैं। तो लिख लेते हैं दोस्तों, संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में अपील की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एक न्यायिक पीठ बैठाई जाती है, न्यायिक पीठ बैठाई जाती है जिसमें 5 जज होते हैं, जिसमें 5 जज जो है होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब दोस्तों इनका हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्टिकल 133, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 133 की यदि बात की जाए तो इसमें सिविल मामलों में अपील के बारे में बात की गई है। सिविल मामलों में अपील के बारे में जो है बात की जाती है। तो आप दोस्तों पहले आप इनका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे के जो आर्टिकल बचे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। तो ये नियुक्ति किनके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर। आप दोस्तों यानी जो सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी जो रिटायर हो चुके न्यायाधीश होते हैं, चाहे वे हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हों, जो रिटायर हो चुके हैं उनकी नियुक्ति जो है की जा सकती है। अब ऐसा क्या कारण या रीजन है जिस कारण इनकी नियुक्ति की जाती है? जब सुप्रीम कोर्ट में जो है केस या मुकदमे बढ़ जाएं या कार्य में वृद्धि होने पर जो है मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर जो है सेवानिवृत्त यानी रिटायर न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति की जा सकती है, आर्टिकल 128 में बताया गया है। साथ ही अनुच्छेद 129 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय होगा। किस में कहा गया? आर्टिकल 129 में। अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जितने भी अभी तक फैसले सुनाए हैं उनकी कार्यवाही की एक कॉपी जो है अपने पास रखता है, यानी सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रहेगी। तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 129 में। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है जितने भी अब तक फैसले सुनाए हैं उनकी एक कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पास रखता है सुरक्षित एविडेंस के रूप में। तो इसीलिए जो है आर्टिकल 129 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट जो एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 130 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट का स्थान या बैठकें। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ पे है? दिल्ली में। यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। और इसकी बैठकें कहाँ पे होती हैं? दिल्ली में। लेकिन दिल्ली से अलग भी कहीं हो सकती हैं, तो श्रीनगर और हैदराबाद में जो है हो सकती हैं दिल्ली से अलग भी सुप्रीम कोर्ट की बैठकें। ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 131 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक या मूल क्षेत्र अधिकार। तो यहाँ पे कहा गया है जब केंद्र एवं राज्यों में मतभेद हो, जब राज्यों में आपस में मतभेद हो तो इन दोनों मामलों में कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। साथ ही अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में अपील, यानी जब किसी केस की जो है जांच करने के लिए जो है न्यायिक पीठ बैठाई जाती है जिसमें जो है 5 जज होते हैं। कितने? 5 जज होते हैं। अनुच्छेद 133 की बात की जाए तो इसमें जो है सिविल मामलों में अपील के बारे में बात की जाती है। अब दोस्तों आगे की बात करते हैं आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों आर्टिकल 134, अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 134 में जो है किसके बारे में बात की गई है? आपराधिक मामलों में अपील के बारे में। आपराधिक मामलों में अपील के बारे में जो है बात की गई है। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे अनुच्छेद 135, 135। अनुच्छेद 135 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है? इसमें जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट एक संज्ञेय न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक संज्ञेय न्यायालय होगा। क्या होगा? संज्ञेय न्यायालय जो होगा, यानी फेडरल कोर्ट जो है होगा। यानी इसका मतलब है दोस्तों संज्ञेय न्यायालय का, यानी देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। देश में
एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, ये कहा गया आर्टिकल 135 में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 136 के बारे में। अनुच्छेद 136 की यहाँ पे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 136 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है, तो इसमें बात की गई दोस्तों कुछ विशेष मामलों में अपील के बारे में। कुछ विशेष मामलों में अपील के बारे में जो है बात की गई। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 137 के बारे में। अनुच्छेद 137 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बात की गई, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में। यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में जो है बात की गई। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 139 की। तो दोस्तों इसमें जो है यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है आर्टिकल 124 से 147 तक जो है हम पढ़ते हैं, जिनमें से अब जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ हम उन्हें ही जो है पढ़ेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 139 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट कुछ विशेष मामलों में रिट्स जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ विशेष मामलों में रिट्स जारी कर सकता है। रिट्स जारी कर सकता है तो ये आपको याद रखना है। यानी कुछ विशेष मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 139 में। तो अब यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 134 की यदि बात की जाए तो इसमें आपराधिक मामलों में अपील के बारे में। अनुच्छेद 135 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट जो एक संघीय न्यायालय होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट होगा। संघीय न्यायालय का मतलब होता है देश में केवल एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, और ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 136 में कहा गया कुछ विशेष मामलों में अपील के बारे में। साथ ही अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में। यानी इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट जो है अगर अपना कोई फैसला सुनाता है तो उसको जो है उसमें दोबारा जो है उस मामले को जो है सुधार सकता है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेरूवादी वर्सेज भारत संघ मामले में जो है 1960 का मामला था, उसमें कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है और इसमें जो है संशोधन नहीं करते। लेकिन दूसरा मामला था केशवानंद भारती वर्सेज केरल का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो फैसला एक बार सुना सकता है उसमें दोबारा जो है सही कर सकता है। तो ये उसको शक्ति मिली हुई है आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट कुछ विशेष मामलों में रिट जारी कर सकता है, यानी कुछ विशेष मामलों में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसके जो 2-4 आर्टिकल बचे इनको हम कल की क्लास में कर लेंगे, और साथ ही कल की क्लास में हम हाई कोर्ट को भी जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।